हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हमने क्लास 12 के जो फर्स्ट बुक है क्लास 12 का, उसका हमने सेकंड चैप्टर लिया है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, या इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरंभिक राज्य के मतलब पुराने जो राज्य थे उनके बारे में, और अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं ये जो राजा, किसान और नगर, मतलब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे बताया गया लगभग इसमें हम 12 वर्ष का वर्णन करेंगे, 1200 वर्ष का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर को भी करने वाले हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। ये वीडियो आधा घंटा हो सकता है या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं आधे घंटे तक चलूँगा। आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जेम्स प्रिंसेस जो था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने 1830 में क्या किया कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि जेम्स प्रिंसेस ने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेस ने निकाला। कब निकाला? 1830 में निकाला। और ये जो मतलब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो था ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया अभिलेख था? तो वो मतलब अशोक का ये अभिलेख था। ठीक है, अशोक द्वारा प्रकाशित किए गए अभिलेख और सिक्कों का पता चला, क्योंकि अशोक के जितने भी अभिलेख है वो ज़्यादातर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ही मिलते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक भाषा में भी ज़्यादा प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लिपि थी, वो भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी, लेकिन लिपि जो थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का ज़्यादा प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है, उसके बाद है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल इसलिए माना जाता है कि इस काल में क्या हुआ कि इस काल में आरंभिक राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि नए नए राज्यों और नगरों का विकास हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, और लोहे की जो उपयोग थे उनके उपयोग बढ़ गए और सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय नए नए राज्यों और नगरों का विकास हुआ। ठीक है, और लोहे की जो मतलब वो थी उपयोगिता थी वो बढ़ गई। ठीक है, लोहे के उपयोगिता बढ़ गई और सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण कार्यकाल क्यों माना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या कारण थे जिस कारणों की वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि इस काल में मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो हमने जो पढ़ा कि नए राज्य और नगरों का विकास हुआ, तो ये 16 महाजनपद जो थे इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसका विकास हुआ था। ठीक है, और 16 महाजनपदों का उदय हुआ जिसमें मगध, मतलब ये जो 16 महाजनपद थे उनमें से कुछ शक्तिशाली महाजनपदों के नाम हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आता है मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती, मगध इत्यादि। ये सब इसके नाम, मतलब 16 महाजनपद में से ये कुछ के नाम हैं जो कि ये ज़्यादा शक्तिशाली थे, इन सब का ज़्यादा प्रभुत्व था। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि मगध जो था, मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय, मतलब आखिर मगध ही इतना शक्तिशाली बनकर क्यों उभरा? ठीक है, 16 महाजनपद थे, तो उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही क्यों बना? और उन 16 में से 15 में से कोई और भी बन सकता था। ठीक है, लेकिन कोई नहीं बना, तो कौन बने? ये मगध ही बना। तो इसका कारण क्या था? तो कारण जानते, इसका कारण ये था कि अधिक उपजाऊ भूमि, मतलब ये जो मगध वर्तमान में अभी मगध को देखे तो कहाँ है? पटना गया। ठीक है, वर्तमान में पटना में। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, तो वर्तमान में यह पटना है। और इसकी जो मगध की अगर पूछे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी या पाटलिपुत्र। ठीक है, आपको कहीं राजगिरी मिलेगा या कहीं पाटलिपुत्र मिलेगा, तो आपको दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में रहते हैं तो उसे आप
टिक करिएगा, क्योंकि मगध जो था, मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। तो राजगिरी वो जो थी वो घनानंद के समय राजगिरी थी। जब अशोक ने इस पर शासन कर लिया तो उस सॉरी अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शासन किया तो इसका जो मतलब वो बन गया गिरी, मतलब पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र इसका नाम बदल दिया था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मगध जो था इतना शक्तिशाली होने का कारण ये था कि यहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, और लोहे की खदानें यहाँ पे अवेलेबल थी, मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद है कि नदियों द्वारा यातायात के साधन, मतलब यहाँ पे नदियाँ थी, जैसे कि आप गंगा नदी को देखेंगे तो बिहार के तरफ से गुजर की जाती है। ठीक है, तो गंगा और सोन नदी उसके कुछ सहायक नदियाँ थी। उनसे क्या होता था कि यातायात का साधन था, मतलब यातायात होती थी आने जाने से, उसके कम्युनिकेशन स्किल जो था इसे को बढ़ावा मिला, व्यापार को भी बढ़ावा मिला, जिसके वजह से क्या हुआ कि इस मगध को अपनी मतलब अपने आर्थिक स्थिति में सुधार आई और मगध इतना शक्तिशाली बनकर उभरा। ठीक है, उसके बाद योग्य शक्ति मतलब सॉरी योग्य शासन, मतलब इसकी जो शासन व्यवस्था थी ये भी बहुत अच्छे तरीके से योग्य तरीके से चलाया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक था कि मगध इतना शक्तिशाली बनकर क्यों उभरा वो शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद 5वां स्टेप कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनके अनुसार क्या माना जाता है कि अशोक जो था, ठीक है, महान अशोक, ठीक है, अशोक सम्राट जो है इसको एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। किसके अनुसार? तो बौद्ध धर्म के अनुसार। लेकिन अगर आप सॉरी एक बार रुकिए, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या होता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक को एक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्राह्मणी ग्रंथ के अनुसार देखें, ठीक है, ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार अशोक को देखें तो अशोक को एक क्रूर और निर्दयी शासक बताया गया है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रंथ के अनुसार ये अलग अलग, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं कि अशोक एक महान शासक था। वो मतलब वो गरीबों के प्रति या अपने वफादार क्या कहते हैं उसके प्रजा के प्रति ये बहुत ही वफादार थे। ठीक है, उसके बाद अगला 6वां स्टेप कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और ये चाणक्य की मदद से की थी 321 ईसा पूर्व में। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मौर्य जो साम्राज्य था भारत का पहला साम्राज्य था, मतलब मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य। तो यहाँ पे ये स्टेप गलत है, मौर्य साम्राज्य जो था वो भारत का पहला साम्राज्य नहीं था, इससे पहले बहुत सारे थे। ठीक है, तो ये स्टेप पे आपको ध्यान नहीं देना, ये जो लिखा है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो हमें मिलती है वो स्रोत मेगास्थनीज, मतलब हमें मौर्य वंश के बारे में पता कैसे चलता है। तो आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के बारे में किन किन स्रोतों से पता चलता है। ठीक है, तो मौर्य वंश के जो बारे में पता चलता है वो पता चलता है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, इस पुस्तक से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। उसके बाद कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, इसका 3 नाम है। तो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र था इसके द्वारा भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे, साहित्य थे, इसके पौराणिक ग्रंथ और अभिलेख मतलब अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे या उसके जो उस समय में सिक्के चले होंगे उससे भी हमें मौर्य वंश साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये जो मौर्य वंश के बारे में हमें पता कैसे चलता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आई होप इसका आंसर आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। वो क्या था कि पहला जो था मतलब मौर्य साम्राज्य में यह कहा गया कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला राजनीतिक केंद्र जो था वो राजधानी को बनाया था। राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखने की मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना थी। पटना को पाटलिपुत्र मतलब पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, उसके बाद 4 प्रांत थे, मतलब पहला तो राजधानी था, उसके बाद 4 प्रांत बनाए गए थे। वो 4 प्रांत कौन कौन थे? तो एक तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, ये 4 प्रांत थे, यानी कि ये 4 प्रांत थे और पांचवा जो था, पांचवा अपनी राजधानी थी। ठीक है,
तो ये सब थे मौर्य साम्राज्य के बारे में राजनीतिक केंद्र थे। उसके बाद मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियां के संचालन हेतु एक समिति और 6 उपसमिति का उल्लेख है। मतलब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि जो मौर्य वंश का साम्राज्य था उसके सेना संचालन की जो गतिविधियां थी उसमें क्या होता था कि 6 उप समिति होते थे और एक समिति होता था। ठीक है, एक समिति होता था और ये 6 उप समिति होते थे। इसका काम होता था, इसके कार्य जो होते वो क्या होते थे कि सेना का संचालन करना, ठीक है, यातायात का संचालन करना, मतलब आने जाने का संचालन करना, खान पान, जब सेना को मतलब कहीं ठहरना पड़े तो उसका खान पान का संचालन करना, ठीक है, पैदल सैनिकों का संचालन करना जो पैदल से जा रहे हैं उसके लिए, अश्वारोहियों जो मतलब हाथी घोड़ों पर चल के जा रहे हैं उसके लिए भी उसका भी संचालन करना, रथारोहियों तथा हाथियों का संचालन करना। तो इन सभीयों का संचालन करना था इन एक समिति और ये जो 6 उपसमिति इन सभी का ये काम था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में सैनिक गतिविधियां के संचालन किस तरह से की जाती थी। तो एक समिति होते थे और 6 उपसमिति होते थे, उनके ये सब निम्नलिखित कार्य होते थे जो कि किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि 10वां स्टेप ये कह रहा है कि जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और सामंतवाद का भी उदय संभवतः इसी काल में हुआ था। ठीक है, तो मतलब 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और इसी के साथ साथ इसी काल में क्या हुआ कि सामंतवाद का भी उदय हुआ। ठीक है, इसी काल में माना जाता है। उसके बाद 11वां स्टेप कह रहा है कि गुप्त कालीन इतिहास की राजनीति के साधन, अभिलेख, सिक्के और साहित्यिक प्रशस्तियां, उदाहरण हरिशैन की प्रयाग प्रशस्ति हेतु में है। मतलब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जो गुप्तकालीन इतिहास है, मतलब गुप्त वंश का जो इतिहास है उसके बारे में जो हमें पता चलता है वो पता चलता है इसके साहित्यिक स्रोत से। ठीक है, हरिसेन जो था इसका मतलब गुप्त वंश का जो था इसका राजकवि था। ठीक है, राजकवि था और ये हरिसेन इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एक प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था हरिसेन। ठीक है, तो इससे हमें समुद्रगुप्त के काल की इतिहास का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद 12वां स्टेप कह रहा है कि दक्षिण के राजा और सरदार जो थे वो चोल, चेर और पांडु जैसे समृद्ध और अस्थायी राजाओं का उदय हुआ। मतलब दक्षिण भारत की में देखें तो दक्षिण भारत, आप जब इधर वाला मैप देखेंगे तो ये दक्षिण भारत कहलाता है इधर का साइड। ठीक है, तो इस समय इधर क्या हुआ कि एक सरदारियों का उदय हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में एक सरदार और सरदारियों का जन्म हुआ। इसमें क्या होता है कि चोल शासक, ठीक है, जो चोल शासक थे ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चोल शासक को मंदिरों से जोड़ा जाता है और चोल शासक, चेर और पांडु जैसी सरदारियों का भी उदय हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत में ये हुआ था। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल लगाए गए थे। मतलब क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसे कि आप आज हल देखते हैं तो पहले इस तरह से हल नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें जो था पहले यहाँ पे लकड़ी की होती थी। इस तरह से आप जो हल देख रहे हैं ये इस तरह से हल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था पहले लकड़ी सी होती थी तो लकड़ी से हल को मतलब जोता जाता था खेत को, तो जो कि ज़्यादा गड्ढा नहीं कर पाता था और अच्छी जुताई नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि यहाँ पे लोहे के फाल लगा दिए गए। अब जब लोहे के फाल लगा दिए गए तो ये मजबूत हो गए और मिट्टी भी बहुत अच्छे तरीके से ये अब खुरचेगा। ठीक है, तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि मतलब ये के उपज को बढ़ाने के लिए लोहे का फाल लगाया गया था। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है, 6वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन के विनिमय आसान हो गए। मतलब 6वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक
क्या हुआ कि इसमें सिक्कों का चलन होने लगा। ठीक है, जो हम सिक्के मतलब पैसों का चलन होने लगा, सिक्कों का चलन होने लगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं का स्थान जुड़ना। मतलब क्या करते थे, ये स्टेप 15वां स्टेप कह रहा है कि राजा अपने आप को बड़ा बताने के लिए, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए राजा क्या कहता था कि मैं जो हूँ वो देवी का मतलब देवी या देवताओं का पुत्र हूँ। कोई कहता था मैं देवी का पुत्र हूँ या देवताओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, देवताओं ने मुझे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे देवताओं ने मुझे शासन करने के लिए भेजा है। तो उस समय के जो लोग थे वो लोग इसे मान लेते थे कि हाँ शायद इसे मतलब इन राजाओं को क्या करते थे, बंद मतलब भेजे होंगे भगवान, इसे अपने देवी देवता होंगे तो वो इन्हें भेजे होंगे, इसका पुत्र होगा देवी देवताओं। तो इसलिए इस तरह से राजा इन नागरिकों पर अपना राज करते थे। ठीक है, तो राजा क्या करते थे, अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने नागरिकों को ये बताते थे कि मैं देवी का मतलब क्या हूँ, सुपुत्र हूँ, स्वर्ग पुत्र हूँ, ऐसा कहते थे। ठीक है, तो उसके बाद 16वां स्टेप कह रहा है कि द्वितीय शताब्दी के कई नगरों में छोटे छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिली, जैसे कि धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार। तो मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुछ नगर थे, छोटे छोटे नगर जो थे, उनसे कुछ अभिलेख निकाले गए। तो इन अभिलेखों को जब पढ़ा गया, इसका अर्थ निकाला गया, तो उसमें जो लिखा गया था वो धोबी के बारे में लिखा गया था। ठीक है, नौकर के बारे में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद नुनकर नौकर उसी को कहते हैं। उसके बाद लिपिक के बारे में लिखा गया था, बुढ़ई, कुम्हार, इन सब के बारे में, मतलब गरीब लोगों के बारे में, किसान लोगों के बारे में इसमें लिखा गया था। उसके बाद स्वर्ण काल, लोहकार, धार्मिक, गुरु, व्यापारिक आदि के बारे में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उत्पादकों और व्यापारियों के संघ या श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उसमें सामान तैयार कर कर बाजार में बेचती थी। मतलब उत्पादकों और व्यापारियों का भी हमें पता लगता है, पर क्या कर उत्पादक और व्यापारी का जो पता चलता है श्रेणियां से हमें पता चलता है। तो इसमें क्या करते थे, पहले कच्चे माल को खरीदते थे, उसके बाद उसमें कुछ अपना मैन्युफैक्चर करके उसे फिर बाज़ारों में बेच दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब बातें थी। उसके बाद शायद ये सब पढ़ने में आपको बोर लगता हो, लेकिन चैप्टर ही ऐसा है तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जल कई दिशाओं में फैला। ठीक है, तो ये कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और उपमहाद्वीप के नदियों में हुआ। ठीक है, अब अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक क्या होने लगा, तो इसमें नदियों से पानी का आवागमन होने लगा, मतलब पानी चलने लगा। ठीक है, उसके बाद 19वां स्टेप कह रहा है कि गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों में काफ़ी आर्थिक गिरावट आ गई थी। मतलब गुप्त काल का जो अंतिम समय चल रहा था, तो उस समय जो सिक्के चलते थे गुप्त काल के समय, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावटें आ गई थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत थे। मतलब इतिहास लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अभिलेख को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतिहास लिखने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है वो किसको माना जाता है, अभिलेख को माना जाता है। अभिलेख जो था वो शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि का महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। मतलब अभिलेख से हमें पता चलता है कि ये किस काल का अभिलेख है, ये किस भाषा में लिखा गया अभिलेख है, और ये किस राजा ने इस अभिलेख को बनवाया है, और ये किस संदेश मतलब किसे संदेश देने के लिए बनवाया था। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिल जाता है वो अभिलेख से हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। तो अक्षरों का जो हल्के ढंग से, मतलब अभिलेख साक्ष्य की सीमा, मतलब इसमें क्या होता है कि अभिलेख में बहुत ज़्यादा त्रुटियां आती है। ठीक है, इतिहासकारों को वो त्रुटियां क्या आती है कि अक्षर जो थे वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, मतलब पूरी अक्षरें साफ साफ दिखाई नहीं देना, जिसके वजह से उसका जो वास्तविक मतलब मूल शब्द का अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है, वो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेख के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना। ठीक है, मतलब जब अभिलेख टूट जाते तो कुछ अभिलेख जो थे वो खत्म ही जो होते, मतलब कुछ अक्षर ही नहीं पता चलते कि यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा गया था, क्या लिखा गया था। ठीक है, वास्तविक अर्थ ना निकल पाता है, मतलब ये सब होने के कारण जो उस अभिलेख का वास्तविक अर्थ होता है, रियल जो उसका मीनिंग होता है वो नहीं निकल पाता है। और भाषा समझ में भी ना आना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद दैनिक क्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जब अभिलेख को, इसमें यह अभिलेख जो था वो, अगर अभिलेख में कुछ शब्द ऐसे होते थे कि जो अच्छे तरीके से छप नहीं पाते थे। उसके बाद दूसरा, कोई अभिलेख टूट जाता था तो कुछ अक्षरें उससे गायब हो जाती थी, जिससे हमें उसका मूल शब्द का जो अर्थ होता था वो हमें पता नहीं चल पाता था। और उसके बाद ये कहा है कि जो रोज़मर्रा के जीवन यानी कि मजदूर टाइप के लोग थे वो अपनी ज़िंदगी का मतलब दुख सुख उसमें उस अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात का, अब देखिए कोई मजदूर है तो वो अभिलेख थोड़ी लिखवाएगा, क्योंकि उसको इस अभिलेख से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, उसे क्या करना है, कमाना है, बस खाना है, इतना सा ही उसे करना है। तो ये जो आम लोग थे उसके बारे में हमें बहुत ही कम पता चल पाता है उसकी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रशस्त मूर्तियाँ, साहित्य, मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत काल के प्रमाण है। मतलब इसमें कह रहा है कि मौर्य काल जो है, ठीक है, मौर्यकालीन क्या है, एक मूर्तियों और साहित्यों के बारे में एक अद्भुत काल माना जाता है जो मौर्य साम्राज्य की पहचान को बताता है। मतलब पहचान माने जाते हैं, मतलब मौर्य साम्राज्य के जो पहचान माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं, परस्पर। ठीक है, वो माने जाते हैं मूर्तियाँ साहित्य मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक मतलब मूर्तियाँ साहित्य इन सब के बारे में मौर्य कालीन साम्राज्य का एक बहुत मतलब एक अलग ही पहचान है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। मतलब वो कुषाण शासक जो थे इन्होंने अपने आप को क्या किया, देवतुल्य, मतलब देवताओं से अपनी कल्पना कर दी। ठीक है, देवतुल्य कह दिया कि ये कहा कि मैं देवताओं का रूप हूँ, देवताओं के मतलब देवताओं द्वारा भेजा गया हूँ, ऐसा इन्होंने किसने कहा, तो कुषाण शासकों ने कहा। ठीक है, इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा दिया था, मतलब देवता के पुत्र ऐसे मानते, मतलब ये मैं देवता का पुत्र हूँ ऐसा माना जाता था, या ऐसा कहते थे कुषाण शासक। ठीक है, उपाधि भी भारण की मतलब उपाधि लगा लिए थे। उसके संभवतः वे चीनी शासक से, मतलब चीन में भी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वयं को स्वर्गपुत्र कहा, मतलब अपने आप को क्या कहा, मैं स्वर्गपुत्र हूँ। ठीक है, ऐसा कह दिया। उसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। मतलब कुषाण शासकों का जो राजधर्म था उसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है उसके सिक्कों से और उसकी मूर्तियों से हमें उसका राजवंश का राजधर्म का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है, सेकंड चैप्टर था क्लास 12th का, वो हमारा हिस्ट्री का समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। कुछ जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम पढ़ लेते हैं। छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो कि हम इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। जो देखिए अभिलेख किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि अभिलेख होते क्या हैं। तो अभिलेख देखिए क्या होते हैं कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे गए लेख होते। मतलब क्या होता था कि उस समय जो पत्थर होते थे, बड़े बड़े चट्टान होते थे, उस पर क्या करते थे कि कुछ अक्षर उत्कीर्ण कर देते थे, खींच कर रगड़ कर लिख देते थे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते थे, अभिलेख कहलाते। या कोई धातु हो गया या किसी मिट्टी के बर्तनों पर लिख दिया खुदाई करके, तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी पत्थर पर या धातु पर, ठीक है, मिट्टी पर जो बनी मिट्टी के बर्तनों पर जो बनी खुदे हुए लेख लिखे हुए थे, ठीक है, उसी को हम अभिलेख कहेंगे। उसके बाद जेम्स प्रिंसेस कौन था। ठीक है, तो देखिए जेम्स प्रिंसेस जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, आपको याद होगा जेम्स प्रिंसेस ने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि संगम
संगम ग्रंथ क्या है? संगम ग्रंथ क्या है? तो संगम एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। क्या है? संगम एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। जिस तरह से हमारे महाभारत ये सब ग्रंथ हो जाते हैं, उसी तरह से संगम ग्रंथ एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। उसके बाद अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख मिलते हैं वो किन लिपियों में थे? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ज़्यादातर अशोक के अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया थे। ठीक है, उसके बाद आगे का स्टेप कह रहा है कि 5वां स्टेप कह रहा है कि आहत सिक्के से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आहत सिक्के क्या होते थे? तो आहत सिक्के क्या होते थे कि प्रत्येक चिन्हों को आहत करके बनाया जाता था। मतलब प्रत्येक जो चिन्ह होता था उसको बहुत ही सुदूर तरीके से बनाया जाता था, उसको छाप करके बनाया जाता था, उसी को आहट सिक्के कहे जाते थे। ठीक है, और 6वां स्टेप कह रहा है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो आपको बताया अशोक की अभिलेख की ज़्यादातर जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत नहीं, प्राकृतिक और पाली भाषा थी। ठीक है, ज़्यादातर हमें संस्कृत में ही मिलते हैं, लेकिन पाली भाषा भी है, कुछ अभिलेख पाली भाषा में भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्या थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि श्रेणी क्या होते थे। तो श्रेणी क्या होते थे कि जो व्यापारी वर्ग होते थे और संघ वर्ग होते थे, ये क्या करते थे? कच्चे माल को खरीद कर लाते थे और उसमें अपना कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ बदलाव करते थे, उसके बाद फिर उसी सामान को वो अच्छे तरीके से तैयार करके बाजारों में बेच दिए जाते थे। तो इसी को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के सिंह शीर्ष का आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? मतलब अशोक के सिंह शीर्ष का आज महत्वपूर्ण क्यों? तो भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया जाता है। ये क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 8 जो है इसकी लैंग्वेज मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद 9वां आते हैं अग्रहर। ठीक है, अग्रहर का क्या अर्थ है? तो अग्रहर देखिए क्या होता था कि अग्रहर एक भूमि का टुकड़ा होता था। ठीक है, और इस भूमि के टुकड़े को क्या करता था? ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। और ब्राह्मणों को दान में दिया इसलिए जाता था कि क्योंकि ब्राह्मणों को दान लेने का हक था, अधिकार था, लेकिन ब्राह्मणों से कोई अन्य जाति का वर्ग दान नहीं ले सकता था। ठीक है, और जो 4 वर्णों में विभाजित थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन 4 वर्णों में विभाजित थे। ब्राह्मणों को इन 4 वर्णों से ये कर ले सकते थे, लेकिन ब्राह्मण से कोई कर नहीं ले सकता था। ठीक है, उसके बाद कनिष्क कौन था? तो आपको हम बताएं कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। ठीक है, उसके बाद धम्म के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। धम्म क्या थे इसके बारे में आपको हम नहीं बता पाए, लेकिन अभी बता देते। धम्म क्या था कि एक नियमावली था, अशोक द्वारा स्थापित किया गया था धम्म। और इसके अंतर्गत क्या था कि अशोक अपने कुछ धर्म गुरुओं को मतलब रखे थे, और ये क्या करते थे? अलग अलग स्थानों पर जाकर इस धम्म जैसे धम्म महामात्रों का प्रचार करते थे, और इसका जो उनका अनुसरण होता था, खर्चा होता था, वो अशोक इसको इन लोगों को देते थे जो लोग इस धम्म का प्रचार करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम क्वेश्चन लेके आएंगे कि धम्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि धम्म का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो यहाँ से हमारे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं, यहाँ से 4 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम बाद में करेंगे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद ऐसी वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।